सीमेंट जब भी आए भला कर जाए। नमस्कार, न्यूज़ 9 में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। मेहनत करके हर इंसान जो पैसे कमाता है और बैंकों में जमा करता है, वो कितने सुरक्षित रहते हैं, इसके बारे में जानकारी हम सबको होनी भी चाहिए। लेकिन इसकी सुरक्षा को लेकर आज कैबिनेट एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए ये बिल पास किया है, ये निर्णय लिया है कि अब 5 लाख तक की बैंकों में जमा राशि सुरक्षित रहेगी। तो बताएंगे आपको इसके बारे में विस्तार से कि आज कैबिनेट ने क्या बड़े फैसले लिए, लेकिन साथ ही साथ संसद की कार्यवाही के बारे में भी आपको विस्तार से रिपोर्ट दिखाएंगे कि किस तरीके से आज भी विपक्ष के हंगामे की वजह से कार्यवाही बाधित रही, लेकिन शोर शराबे के बीच भी सरकार ने 2 विधेयक पारित करा ही लिए। और बड़ी खबर लेकिन हमारी रहेगी, क्योंकि अमेरिका के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर है और आज महत्वपूर्ण बैठक हुई है, द्विपक्षीय मुलाकात हुई है, जिसमें जो बड़ी बात, बड़ी तस्वीर उभर कर सामने आई है, वो हमारी चर्चा का विषय भी रहेगा। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बैंकों में जमा राशि को सुरक्षित करने के लिए कैबिनेट ने डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी बिल को दी मंजूरी। बैंकों के दिवालिया होने की स्थिति में अब हर जमाकर्ता की 5 लाख रुपए तक की राशि पूरी तरह से होगी सुरक्षित। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म की व्यवस्था को ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए नियमों को बनाया जा रहा है सरल। संसद में जारी रहा विपक्ष का हंगामा, नहीं हो सका ज्यादा कामकाज। अध्यक्ष के आसन पर फाड़ कर फेंके गए कागज। सरकार और बीजेपी ने बोला विपक्ष के रवैये पर जोरदार हमला। वित्त मंत्री ने कहा सरकार जनता के लिए जरूरी बिल ला रही है, लेकिन विपक्ष हंगामे से कर रहा है जनता का नुकसान। शोर शराबे के बीच लोकसभा में दिवाला एवं शोधन क्षमता संहिता संशोधन विधेयक पारित। राज्यसभा में हंगामे के बीच किशोर न्याय संशोधन विधेयक 2021 भी हुआ पास। इस संशोधन से बाल कल्याण समिति को अब सीधे जिलाधिकारी को करना होगा रिपोर्ट। भारत दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने की पीएम मोदी से मुलाकात। पीएम ने कहा भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति बाइडेन की मजबूत प्रतिबद्धता का स्वागत। ब्लिंकन ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर की विस्तार से बात। अफगान मसले का राजनीतिक हल शांतिपूर्ण बातचीत के माध्यम से निकालने पर दोनों देश सहमत। दुशांबे में शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद को बताया अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरा। कहा यह मानवता के विरुद्ध अपराध। भारत चाहता है संपूर्ण क्षेत्र का विकास और समृद्धि। देश के कई राज्यों में बारिश ने मचाई तबाही। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से 7 लोगों की मौत। हिमाचल प्रदेश के लाहौल के उदयपुर में भी फटा बादल। पीएम ने कहा केंद्र सरकार की हालात पर पैनी नजर। प्रभावित इलाकों में दिया जा रहा है हर संभव सहयोग। बसवराज बोम्मई ने ली कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ। प्रभावी, ईमानदार और जनता के लिए काम करने वाली सरकार का दिया भरोसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बसवराज बोम्मई को दी बधाई। पूर्व सीएम येदियुरप्पा के कामकाज को भी पीएम ने सराहा। और टोक्यो ओलंपिक्स में आज का दिन भारत की बेटियों के नाम। तीरंदाज दीपिका कुमारी क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने में कामयाब। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने आखिरी ग्रुप मुकाबला जीतकर नॉकआउट दौर में बनाई जगह। मुक्केबाज पूजा रानी ने भी क्वार्टर फाइनल में स्थान किया पक्का। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। शुरुआत करते हैं मंत्रिमंडल के अहम फैसलों से, क्योंकि आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी बिल, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कानून के संशोधन से जुड़े विधेयक को मंजूरी दी गई। क्या है इन फैसलों के मायने, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में।
बैंकों में जमा राशि को सुरक्षित करने की दिशा में कैबिनेट ने बुधवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी बिल को मंजूरी दे दी। अब बैंकों के दिवालिया होने की स्थिति में हर जमाकर्ता को 5 लाख रुपए तक की राशि पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगी। अभी तक ये सीमा केवल 1 लाख रुपए तक की थी। इस आशय से संबंधित विधेयक को अब कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। जल्दी ही संसद में पारित होने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। खास बात यह है कि इस नए विधेयक में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के साथ ही विदेशी बैंक भी शामिल होंगे। इसके बाद देश के 98% से ज्यादा बैंक अकाउंट्स को यह कानूनी सुरक्षा कवच हासिल हो जाएगा, जबकि दुनिया में आंकड़ा केवल 80% का ही है। इसी तरह से नए कानून के बाद कुल जमा राशि की 50% से ज्यादा रकम सुरक्षित हो जाएगी, जबकि दुनिया में आंकड़ा केवल 20 से 30% ही है। खास बात यह भी है कि ये नई व्यवस्था सभी तरह की सेविंग अकाउंट्स, करंट अकाउंट्स और सभी तरह के जमा खाताओं पर लागू होगी। In India, with the increase of insurance amount from 1 lakh rupee to 5 lakh rupees, is going to cover 98.3% of all deposit accounts. Because of this 5 lakh increase, 98.3% of all deposit accounts will get covered. इसके अलावा एक और अहम फैसले में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कानून में संशोधन से जुड़े एक विधेयक को भी मंजूरी दी गई है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म की व्यवस्था को ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए नियमों को और सरल बनाया जाएगा। कई धाराओं में मौजूद आपराधिक प्रावधानों को खत्म किया जाएगा। इस तरह की संरचना ने हाल ही में स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत बनाने में काफी अहम भूमिका अदा की है। Total of 12 offences are to be decriminalized for LLPs. And then 3 sections are totally to be omitted, of which one is of course getting decriminalized also. Therefore, this set of amendments are one bringing for the LLPs a equal play field compared with the corporates, large corporates which come under the Companies Act. कैबिनेट ने विदेशी निवेश को और सुरक्षित करने के लिए IFSCA, IOSCO और IAIS के बीच समझौते को भी मंजूरी दे दी है। एक दूसरे अहम फैसले के तहत जम्मू और कश्मीर में कैट की शाखाओं में 2 न्यायिक सदस्य और 2 प्रशासनिक पदों को भी मंजूरी दी गई। जम्मू व श्रीनगर केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट न्यायपीठों के लिए 2 न्यायिक सदस्य और 2 प्रशासनिक सदस्यों के प्रस्ताव को आज मंजूरी दी है। तो अनुच्छेद 370 के जाने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनके लिए ये लाभ मिलेगा। इससे इन 2 पोस्ट को तय किया गया है, जम्मू के लिए और श्रीनगर के लिए। गौरतलब है कि बीते हफ्ते भी कैबिनेट ने लद्दाख में नए विश्वविद्यालय के निर्माण का फैसला लिया था। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र के विकास के लिए कैबिनेट में लगातार कई फैसले लिए जा रहे हैं। शैलेंद्र मिश्र, DD न्यूज, दिल्ली। संसद की कार्यवाही में आज भी हंगामा देखने को मिला। आज लगातार 8वां दिन था जब विपक्ष ने संसद की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न की। हालांकि शोर शराबे के बीच ही लोकसभा में दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक 2021 और राज्यसभा में किशोर न्याय संशोधन विधेयक 2021 पारित हो गया। लेकिन यह सवाल बना हुआ है कि आखिर कब तक संसद में कामकाज बाधित करेगा विपक्ष। संसद में बुधवार को फिर विपक्ष का हंगामा जारी रहा। दोनों सदनों में पेगासस और कृषि कानूनों के मसले पर कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष ने शोर शराबा जारी रखा, जिससे बार बार दोनों सदन स्थगित होते रहे और अहम कामकाज रुक गए। शुरुआत अगर लोकसभा से करें तो निचले सदन में बुधवार को भारी हंगामा दिखा। विपक्ष के विरोध के बीच किसी तरह प्रश्नकाल चला, लेकिन उसके बाद सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा की कार्यवाही के दौरान कांग्रेस और टीएमसी के सांसदों ने वेल में आकर अध्यक्ष के आसन पर कागज फाड़कर उछाले। सरकार ने इस घटना पर कड़ी आपत्ति जताते हुए विपक्ष पर हमला बोला। सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो क्यों नहीं आ रहे? तो मैं यही कहना चाहता हूं, इनका काम केवल रुकावट पैदा करना है और केवल सदन में इस तरह के काम करना जिससे लोकतंत्र शर्मसार हो रहा है। शोर शराबे के बीच लोकसभा में दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक 2021 ध्वनिमत से पारित हो गया। सदन में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने शशि थरूर को आईटी कमेटी के चेयरमैन पद से हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जब तक थरूर नहीं हटाए जाते तब तक हम मीटिंग में नहीं आएंगे। मेरा आपसे आग्रह है कि आर्टिकल 94 और 96 के खिलाफ
आप शशि थरूर को इस कमेटी के चेयरमैन से निकालिए, और चूंकि हमने 17 लोगों ने साइन करके दिया है, जब तक उसका फैसला नहीं हो जाता तब तक इस कमेटी की मीटिंग नहीं हो। बात राज्यसभा की करें तो वहां भी वही स्थिति रही और विपक्ष बार बार हंगामा करता रहा। राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच प्रश्नकाल को चलाने की कोशिश की गई, जबकि शून्यकाल हंगामे की भेंट चढ़ गया। भारी हंगामे के बीच किशोर न्याय बालक की देखरेख और संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 पारित हो गया। इस संशोधन के माध्यम से बाल कल्याण समिति को अब सीधे जिलाधिकारी को रिपोर्ट करना होगा। बार बार भारत सरकार की प्रतिनिधि के नाते हमने अपील की कि देश के बच्चों के हितों को कम से कम सदन में ना बांटा जाए, बच्चे सुरक्षित हों, प्रदेश और जिला का प्रशासन सशक्त हो, इस कामना के साथ ये बिल लेकर आए। गृह मंत्रालय ने जम्मू और कश्मीर पर राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न के जवाब में कहा है कि आतंकवादी घटनाओं की संख्या में वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2020 के दौरान 59% की कमी और जून 2020 तक की समान अवधि की तुलना में 32% की कमी हुई है। एक अन्य लिखित जवाब में गृह मंत्रालय ने जानकारी दी है कि आगामी जनगणना पहली डिजिटल जनगणना होगी। उधर विपक्षी नेताओं ने सरकार को घेरने के लिए बैठक की और बाद में मार्च निकाला। विपक्ष ने कहा कि वह इन मसलों पर पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि सरकार और बीजेपी ने विपक्ष के रवैये पर जोरदार हमला बोला और कहा कि सरकार जनता के लिए जरूरी बिल ला रही है, लेकिन विपक्ष हंगामा कर जनता का नुकसान कर रहा है। अगर इस तरीके से पार्लियामेंट चलता है, इससे स्पष्ट हो रही है कि आम जनता के लिए जो राहत दिलाने वाले बात हम ले आ रहे हैं उससे विपक्ष को कोई ताल्लुक नहीं है। इतना बड़ा बैनर स्पीकर साहब के सामने उनके चेहरा ढकने के लिए भी कोशिश हो रही है, इसके ऊपर कोई चिंता नहीं। राहुल जी अलग से जांच कराना चाहते हैं तो उनके फोन के अंदर हथियार है, उसकी जांच कराना चाहते हैं तो सिंपल है बहुत, अपने फोन को फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में दे दे, पुलिस में एफआईआर कराएं और कहें कि मेरे फोन में हथियार है। ये एफआईआर करते नहीं है। दोनों सदनों में आसन के बार बार आश्वासन के बावजूद भी सदन के भीतर न तो चर्चा का माहौल बन पा रहा है और न ही विधायी कार्यों को गति मिल पा रही है। ऋषि, नीरज, शैलेंद्र के साथ अनुज यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और ये अब आपको दिखाते हैं संसदीय प्रश्नों पर हमारा विशेष सेगमेंट। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने चीनी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर निर्भरता को कम करने को लेकर लोकसभा सदस्य मलूक नागर द्वारा पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में सरकार द्वारा घरेलू इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी। सरकार ने देश में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण के प्रोत्साहन और विस्तार के लिए रणनीतिक कदम उठाए हैं। देश में इलेक्ट्रॉनिक घटकों और सेमिकॉन के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए भी योजना शुरू की गई है। आज राज्यसभा सांसद नीरज डांगी ने ट्रांसजेंडरों के उत्थान के लिए सरकार के प्रयासों पर संसद में सवाल किया। उसी के लिखित उत्तर में सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री ए नारायण स्वामी ने केंद्र सरकार द्वारा समुदाय के लिए विभिन्न विधायी और कल्याणकारी कदमों के बारे में बताया। ट्रांसजेंडर समुदाय को सामाजिक भेदभाव, परिवारों से बहिष्कार, सम्मानजनक आजीविका, स्वास्थ्य, आश्रय और रोजगार का अभाव सहित कई मुद्दों का सामना करना पड़ता है। भोजन, चिकित्सा, देखभाल जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने और कौशल विकास कार्यक्रम संचालित करने के लिए गरिमा गृह आश्रय गृह योजना शुरू किए गए हैं। इनके अलावा ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 और ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण नियम 2020 को ट्रांसजेंडर के अधिकारों की सुरक्षा और कल्याणकारी उपाय प्रदान करने से संबंधित मुद्दों के लिए लाया गया है। तो आपको हम बता रहे हैं कि किस तरीके से संसद में विभिन्न सवाल उठाए जाते हैं और उन सवालों के लिए किस तरह के जवाब दिए जाते हैं। ट्रांसजेंडरों के उत्थान के लिए केंद्र सरकार क्या प्रयास कर रही है। जब ये सवाल पूछा गया तो उसके जवाब में सरकार की ओर से विस्तार से बताया गया है कि ट्रांसजेंडर्स के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। भारत और अमेरिका दो ऐसे देश जो करीबी दोस्त हैं और जिनकी साझेदारी भू राजनीतिक समीकरणों में भी अहम स्थान रखती है।
अमेरिकी विदेश मंत्री की भारत यात्रा दोनों देशों के आपसी रिश्तों के बीच की इस प्रगाढ़ता को रेखांकित करती है। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच अफगानिस्तान, वैश्विक आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, कोविड और हिंद प्रशांत के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। अमेरिकी विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मुलाकात की। भारत और अमेरिका के बीच आपसी रिश्ते गहरे हैं और आने वाले वक्त में और प्रगाढ़ होंगे। इस बात का स्पष्ट संकेत बुधवार को मिला जब अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अपने 2 दिन की भारत यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद पीएम ने ट्वीट किया, आज अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी से मिलकर अच्छा लगा। मैं भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति बाइडेन की मजबूत प्रतिबद्धता का स्वागत करता हूं, जो हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है और जो वैश्विक भलाई का एक सशक्त माध्यम है। इससे पहले अमेरिका के विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की और संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के मजबूती का संकेत दिया। शिष्टमंडल स्तर की वार्ता में क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों के साथ साथ अफगानिस्तान, वैश्विक आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, कोविड और हिंद प्रशांत के मुद्दे चर्चा के केंद्र में रहे। अफगानिस्तान के मुद्दे पर दोनों देश इस बात पर एकमत हैं कि अफगानिस्तान की समस्या का सैन्य हल नहीं हो सकता। अफगानिस्तान को आतंकवाद या शरणार्थियों का गढ़ नहीं बनना चाहिए। वहीं विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इस बात पर जोर दिया कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सेनाओं की वापसी के बाद भी अमेरिका अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक स्थिरता लाने के लिए और वहां के लोगों के हित के लिए काम करना जारी रखेगा। The world wishes to see an independent, sovereign, democratic and stable Afghanistan at peace with itself and with its neighbors. But its independence and sovereignty will only be ensured if it is free from malign influences. Similarly, unilateral imposition of will by any party will obviously not be democratic and can never lead to stability. The Taliban says that it seeks international recognition, that it wants international support for Afghanistan. Presumably it wants its leaders to be able to travel freely in the world, sanctions lifted, etc. Well, the taking over the country by force and abusing the rights of its people is not the path to achieve those objectives. एस जयशंकर ने भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिकी ग्रुप क्वाड को और मजबूत करने की बात कही। साथ ही हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता, विकास और समृद्धि के लिए काम करने पर जोर दिया। ब्लिंकन ने कहा कि भारत प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और समृद्धि प्रदान करने में दोनों देशों की साझेदारी महत्वपूर्ण होगी। The Indo-Pacific presents a different set of challenges to stability, growth and prosperity. Under the aegis of the Quad framework, we are engaged on maritime security, HADR, counter-terrorism, connectivity and infrastructure, cyber and digital concerns, COVID-19 response, climate action, education, and resilient and reliable supply chains. President Biden feels a deep personal commitment to making our friendship with India as strong and as effective as it can be. We believe this partnership will be critical for delivering stability and prosperity in the Indo-Pacific region and beyond, and for showing the world how democracies can deliver for their people. And we believe that there's a good deal that we can accomplish together on so many fronts, including in the near term. कोविड पर भी अमेरिका और भारत मिलकर एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। एस जयशंकर ने भारत में टीका उत्पादन के लिए कच्चे माल की आपूर्ति श्रृंखला जारी रखने के लिए बाइडेन प्रशासन को धन्यवाद कहा। वहीं ब्लिंकन ने भी भारत के सहयोग के लिए धन्यवाद किया और भविष्य में इस तरह की महामारी से लड़ने के लिए एक वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा व्यवस्था में भारत और अमेरिका के अहम रोल को भी रेखांकित किया। ब्लिंकन ने टीकाकरण के लिए $25 मिलियन की अतिरिक्त सहायता की भी घोषणा की। This funding will contribute, I think, to saving lives by strengthening vaccine supply chain logistics, addressing misinformation and vaccine hesitancy, and helping to train more healthcare workers. ब्लिंकन ने बुधवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मुलाकात की। अमृतपाल और मेघना देव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और
अमेरिका के विदेश मंत्री जो भारत के दौरे पर रहे और आज जिस तरीके से महत्वपूर्ण मुलाकात की है उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ भी, विदेश मंत्री के साथ भी और एनएसए के साथ भी, उसको लेकर जो बड़ी तस्वीर दोनों देशों के रिश्तों के बीच की उभर कर सामने आ रही है, उसी से जुड़ा है हमारा आज का विशेष, जो कहता है भारत अमेरिका दो अहम साझेदार। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं अरविंद गुप्ता जी, आप डायरेक्टर हैं VIF के और साथ ही साथ आप पूर्व उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी हैं। आपका स्वागत करते हैं अरविंद गुप्ता जी। हमारे साथ प्रोफेसर हर्षवर्धन पंत भी जुड़े हुए हैं जो डिस्टिंग्विश्ड फेलो हैं ORF में। प्रोफेसर पंत, आपका भी स्वागत। और पहला सवाल आप ही से, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरे विश्व में जो भू राजनीतिक समीकरण है वो तेजी से बदल रहे हैं। कोविड काल में भी खास तौर पर हमने देखा कि किस तरीके से कूटनीतिक परिदृश्य में भी बदलाव आ रहा है। इस बदलते बदलाव के बीच में आप भारत और अमेरिका, दो बड़े लोकतंत्र विश्व के, इनके जो आपसी रिश्ते हैं उनकी दिशा, खासतौर पर अमेरिकी विदेश मंत्री के इस दौरे के परिप्रेक्ष्य में हम समझने की कोशिश करना चाहते हैं। इनके रिश्तों की दिशा किन मायनों में विश्व के लिहाज से, बदलते समीकरणों के लिहाज से महत्वपूर्ण है? ममता जी, मेरे लिए है ना? जी, आपके लिए प्रोफेसर पंत जी। देखिए, जिस तरह से राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं, जियो पॉलिटिक्स और जियो स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में भारत और अमेरिका दो ऐसे देश हैं जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर आधारित हैं, जिनके इंटरेस्ट कन्वर्ज कर रहे हैं, और जिस तरह से ग्लोबल ऑर्डर एक डिसऑर्डर की तरफ बढ़ रहा है, उसके चलते ऐसे देश जो एक परिपक्वता रखते हों अपनी राजनीतिक समझबूझ में, उसको रेखांकित करता है ये जो विजिट है और ये जो रिलेशनशिप है। पहले कई ये कयास लगाए जा रहे थे कि जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन शुरू में आए थे कि कुछ समस्याएं पैदा हो सकती हैं, लेकिन हमने इस बायलैटरल रिलेशनशिप में, लेकिन अगर आप पिछले कुछ दशकों से देखें, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन वॉशिंगटन में हो, वो डेमोक्रेट हो, रिपब्लिकन हो, कोई भी राष्ट्रपति हो, राष्ट्रपति की शैली अलग अलग हो सकती है, चाहे वो जॉर्ज W. बुश हो, उसके बाद बराक ओबामा हो, ट्रंप हो या बाइडेन हो, लेकिन जो एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी इन सबको जोड़ती है वो कि इन सब सारे राष्ट्रपतियों ने, सारे जो एडमिनिस्ट्रेशन से, उन्होंने मिलकर भारत और अमेरिका को एक अहम रोल अपनी फॉरेन पॉलिसी मैट्रिक्स में दिया है और भारत की तरफ से उसको रेसिप्रोकेट किया गया है। तो इसको जो अगर आप आज के कॉन्टेक्स्ट में देख रही हैं, जब कोविड-19 से बहुत बड़े बड़े बदलाव आ रहे हैं जियो पॉलिटिक्स में, जियो इकोनॉमिक्स में, उसमें इस रिलेशनशिप में जिस तरह से अपने आप को रीइन्वेंट किया है और आज की जो समस्याएं हैं उनको टैकल करने का मादा दिखाया है, चाहे वो क्वाड के संदर्भ में हो या बायलैटरल एंगेजमेंट के संदर्भ में हो या मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स में हो, UN में या और जगह, वहां पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जिस तरह से एक के बाद एक पहले बाइडेन साहब ने खुद क्वाड की लीडर समिट बुलाया, उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस इंडिया आए, भारत के विदेश मंत्री अमेरिका गए और अब अमेरिकी विदेश मंत्री भारत में है, तो ये इस बात को रेखांकित करता है कि दोनों देशों की तरफ से इस साझेदारी को बहुत महत्वपूर्ण समझा जा रहा है और इसको आगे बढ़ाने के सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं, जैसा कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस और जॉइंट स्टेटमेंट से भी पता चलता है। जी, अरविंद जी, अफगानिस्तान की बात करना चाहूंगी क्योंकि आज की वार्ता के केंद्र में अफगानिस्तान एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा। अफगानिस्तान एक जटिल पहेली की तरह सबके सामने है कि कैसे मौजूदा समस्या का हल, राजनीतिक हल कैसे निकलेगा अफगानिस्तान का। भारत की अपनी चिंताएं हैं, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान खुद तालिबान को बढ़ावा दे रहा है। इन सब के बीच भारत की चिंताओं को किस तरीके से अमेरिका का जो अफगानिस्तान में रोल है कैसे कम करने में सहायक हो सकता है, क्योंकि दोनों देशों ने आज स्पष्ट कर दिया कि दोनों ही चाहते हैं स्थिर अफगानिस्तान हो और राजनीतिक हल हो, ना कि सैन्य हल। आपने ठीक कहा कि अफगानिस्तान एक बड़ी जटिल समस्या है और मुझे लगता है कि इसका कोई आसान हल नहीं है। जब अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान में थे, लगभग अब तो निकल गए हैं लगभग, अगर वो तब अफगानिस्तान का मुद्दा नहीं सुलझा पाए तो अब अमेरिकी लोग सैनिकों के निकलने के बाद अफगानिस्तान का मुद्दा एक और भी उलझन में आ जाएगा, क्योंकि वहाँ तालिबान इस समय वो उनकी अपना प्रभाव बढ़ा रहे हैं, पाकिस्तान उनको सपोर्ट कर रहा है और चाइना और पाकिस्तान अब ये बात करने लगे हैं कि वो भी शायद कुछ साझा रूप में कुछ वहाँ पे एक्शंस लें टेररिज्म को रोकने के लिए। तो ये कोई आसान नहीं होगा कि
अफगानिस्तान के मुद्दे को सुलझाया जाए। तो मुझे लगता है कि बातचीत तो जरूर हुई होगी और दोनों देशों ने कहा कि हम लोग आपस में सहयोग रखेंगे, लेकिन आप देखिए कि इस समय भारत की अफगानिस्तान नीति में भी कुछ बदलाव आ रहे हैं। हमारे विदेश मंत्री शाम्बे जा चुके हैं और सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ उनकी बातचीत होती रहती है, रूस के साथ बात हो रही है, ईरान के साथ बात हो रही है। तो अमेरिका जो है उसका मुझे लगता है कि अब अफगानिस्तान में उतना इंटरेस्ट नहीं रहेगा जैसा कि पहले था, क्योंकि उनका अब सैनिक वहां नहीं रहेंगे। तो क्या बात हुई और क्या उसका सहयोग होगा और वो सहयोग कितना प्रभावी होगा, ये तो अब देखने लायक बात है। लेकिन ये बात जरूर है कि दोनों देशों को एक चिंता है कि अफगानिस्तान कहीं ऐसी स्थिति में ना आ जाए कि वहाँ पे टेररिज्म फिर पनपे और वो फिर क्षेत्रीय मुल्कों को उनको भी उनका दुष्प्रभाव डाले और ग्लोबल सिक्योरिटी उसके ऊपर भी। जी अरविंद जी, जिस तरीके से आज एंटनी ब्लिंकन ने ये बात कही कि तालिबान ज्यादा रिकॉग्निशन चाहता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, पहचान चाहता है, प्रतिबंध हटे ये भी चाहता है, लेकिन जाहिर है कि आप अगर शांति से बातचीत नहीं करेंगे तो इसका हल तो निकल नहीं सकता। लेकिन अमेरिका एंगेजमेंट में लगा रहेगा अफगानिस्तान के साथ। क्या अमेरिका का ये रुख कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों को एकजुट कर सकता है कि सब मिलकर साथ आएं? क्योंकि राजनीतिक हल अगर निकालना है तो तालिबान के साथ बातचीत जरूरी है और उस पर विश्वास किया नहीं जा सकता। देखिए ऐसा है कि अमेरिका ने 2 साल पहले तालिबान के साथ एक एग्रीमेंट किया और उन्होंने तालिबान के साथ बात करनी शुरू की और उसकी देखा देखी कई और देशों ने भी तालिबान के साथ बात की और एक तरह से तालिबान को एक लेजिटिमेसी दी और उससे तालिबान जो है एक तरह से उनको लेजिटिमेसी मिलने के बाद उनको लगा कि हम अब एक मनमानी कर सकते हैं अफगानिस्तान में, और वही वो कर रहे हैं। उन्होंने अमेरिका के सैनिकों पर अटैक तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने अफगानिस्तान में वायलेंस बढ़ा दी। तो मुझे नहीं लगता कि अफगानिस्तान में इस समय तालिबान बड़ी आसानी से कंट्रोल हो पाएंगे और एक कोई राजनीतिक हल वहां पे निकल पाएगा जी। और अब अमेरिकी ये लोग कह रहे हैं कि क्षेत्रीय जो देश हैं वो अपनी जिम्मेवारी लें और इसको किसी तरह से हल निकालें। लेकिन ये मुझे लगता है कि अब क्षेत्रीय मुल्क जो हैं उनके अपने अपने एजेंडास हैं, तो इस समय स्थिति जो है अमेरिका के निकलने के बाद कुछ और जटिल हो गई। जी प्रोफेसर पंत, आपने अभी क्वाड की बात की और क्वाड को लेकर खास तौर पर एंटनी ब्लिंकन ने एक बात बोली आज कि ये एक सैन्य गुट नहीं है। वहीं एस जयशंकर ने भी इस बात को स्पष्ट किया कि विश्व के विभिन्न कोनों से देश एक साथ आ सकते हैं, विभिन्न मुद्दों को लेकर, विभिन्न विषयों को लेकर एकजुट हो सकते हैं। ऐसे में क्वाड को सही संदर्भ में समझना कितना जरूरी है, खास करता है जब कोविड काल में भी हम देख रहे हैं कि चाहे बात कोविड की हो, सप्लाई चेन्स की बात हो, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की बात हो या फिर क्लाइमेट चेंज की बात हो, क्वाड के देश मिलकर काम कर रहे हैं। देखिए, क्वाड एक इनफॉर्मल प्लेटफॉर्म के रूप में खड़े होने की कोशिश कर रहा है, अभी भी कोशिश ही कर रहा है। और उसमें हमने देखा है कि पिछले, खासकर जब से बाइडेन साहब आए हैं, उन्होंने क्वाड को एक नया मोमेंटम देने की कोशिश करी, क्योंकि इससे पहले लीडर्स लेवल समिट नहीं हुआ था। हमने देखा वर्चुअल समिट हुआ मार्च में, और अब बात की जा रही है कि कैसे सेक्रेटरी ब्लिंकन की जो विजिट है, ये एक जो इन पर्सन मीटिंग क्वाड लीडर्स की जो हो सकती है इस साल के आखिर तक, उसके लिए प्लेटफॉर्म उसके संदर्भ में इम्पोर्टेंट है। तो क्वाड, जहां तक दोनों ही हमारे विदेश मंत्री और अमेरिकी विदेश मंत्री ने इस बात को रेखांकित किया कि उसको मिलिट्री अलायंस के तौर पर देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये देखने की जरूरत है कि जो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं, जिनका एक सा परिप्रेक्ष्य है, एक से कन्वर्जेंट इंटरेस्ट्स हैं इंडो पैसिफिक में, वो आकर ये कोशिश कर रहे हैं कि जो समस्याएं हैं यहाँ की, वहां पर जो उनके कन्वर्जेंट हित हैं, उनको देखते हुए उन समस्याओं को सुलझाया जा सके, जिससे न सिर्फ उन देशों का हित सधे, बल्कि जो इंडो पैसिफिक में एक डिसऑर्डर क्रिएट हो रहा है, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, उसको मैनेज किया जा सके। तो वो जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात वो चल रही है, जिसको लेकर कोविड काल में खासकर हमने देखा, वैक्सीन डिप्लोमेसी पर बहुत एम्फेसिस है।
इकोनॉमिक रीस्ट्रक्चरिंग पर बहुत एम्फोसिस है, और तीसरा ग्लोबल सप्लाई चेन की रीस्ट्रक्चरिंग पर बहुत एम्फोसिस है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं अगर आप इनको ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करें। और चारों देश, चाहे वो जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, भारत हो या अमेरिका हो, उनके इन मामलों में कहीं पर कन्वर्जेंट जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज्यादा है। तो उसको देखते हुए क्वाड ने जिस तरह की स्टेप्स लेने शुरू किए हैं, जिस तरह से एजेंडा अपना मैप आउट किया है, बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सटेंसिव है, और होपफुली उसको अगर जो वर्किंग ग्रुप्स बने हैं अलग अलग विषयों पर, अगर उनको ऑपरेशनलाइज किया जा सकेगा अगले कुछ महीनों में, तो उससे क्वाड की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी और इन देशों की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी कि एक समय जब चीन अपनी महत्वाकांक्षा और अपनी जो इंटरेस्ट है उनको बढ़ाता जा रहा है, कि एग्रेसिव पावर के रूप में खड़ा हो रहा है, उस समय ऐसे देश भी मौजूद हैं जो न सिर्फ अपने हितों के बारे में बल्कि रीजनल ऑर्डर के बारे में भी सोचने की क्षमता रखते हैं। जी, तो मुझे लगता है इस संबंध में बहुत महत्वपूर्ण है। जी अरविंद जी, थोड़ा संक्षेप में समझना चाहेंगे आपसे अंत में कि हिंद प्रशांत क्षेत्र भी बहुत महत्वपूर्ण रहा है दोनों देशों के बीच की वार्ता में। ऐसे में जब हम लगातार साझा मूल्य, क्योंकि ये शब्द बहुत बार इस्तेमाल किया गया, साझा मूल्य, लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करते हैं, तो वैश्विक स्तर पर समृद्धि और स्थिरता में भी दोनों देश क्या रोल अदा कर सकते हैं? ये दोनों देश डेमोक्रेटिक वैल्यूज को शेयर करते हैं, और जब आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो बहुत सी ऐसी देश हैं जो कि डेमोक्रेसी से ही प्रभावित हैं और जो डेमोक्रेटिक हैं, तो उनको इकट्ठा करना थोड़ा आसान हो जाता है, एक दूसरे से बातचीत करना आसान हो जाता है। तो डेमोक्रेसी और शेयर्ड वैल्यूज एक उसकी फाउंडेशन में है। हमारी इंडिया और यूएस की जो रिलेशनशिप है वो उसकी एक फाउंडेशन में है, और उसकी मदद ये मिलती है कि कभी हमारे बीच में कभी कोई थोड़ा डिफरेंसेस भी अगर हों, लेकिन अगर हम डेमोक्रेटिक मूल्यों की बात करेंगे तो उसको सुलझाया जा सकता है। और इसीलिए क्वाड के जो और भी मेंबर्स हैं वो सभी डेमोक्रेसीज हैं, और डेमोक्रेसीज का मतलब सीधा है कि जो चाइना, जो कि एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है और एक अथॉरिटेरियन कंट्री है, वो उसको एक मैसेज जाता है। तो मुझे लगता है कि डेमोक्रेटिक साझा मूल्यों की एक बहुत बड़ी महत्ता है हमारे क्वाड में और बायलैटरल द्विपक्षीय संबंधों में। जी चलिए, ये बात स्पष्ट है कि आज अमेरिकी विदेश मंत्री की यात्रा और तमाम द्विपक्षीय मुलाकातों के साथ की दोनों देश सही राह पर संबंधों को और प्रगाढ़ करने और साथ ही वैश्विक स्तर पर साथ चलने के लिए दोनों सहमत हैं, जैसा हमेशा रहे हैं, और आने वाले दिनों में हमें ये संबंध और प्रगाढ़ होते नजर आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी प्रोफेसर पंत, आपका भी, अरविंद जी आपका भी हमारे साथ इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। और फिलहाल रुक कर लेते हैं अगली खबर का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में हिस्सा लिया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भारत संपूर्ण क्षेत्र का विकास एवं समृद्धि चाहता है। उन्होंने दशकों से हिंसा और तबाही झेल रहे अफगान नागरिकों की सहायता के भारत के जज्बे का जिक्र किया और कहा कि भारत ने अब तक अफगानिस्तान में 500 विकास योजनाएं पूरी कर ली हैं, जिन पर लगभग 3 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च किए गए हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को आतंकवाद से सबसे गंभीर खतरा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि सीमा पार आतंकवाद समेत कोई भी आतंकी हरकत और उसका समर्थन, चाहे जो भी करे और चाहे जिस लक्ष्य से हो, यह मानवता के विरुद्ध अपराध है। फिलहाल यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप देखते रहें न्यूज़ नाइट। देखिए, आपके घर की एक एक दीवार चीख चीख कर कह रही है कि अच्छी सीमेंट क्यों नहीं लगाई। अगर वंडर सीमेंट लगाते तो दीवारें इतनी मजबूत होती कि आपके घर की दीवारों में बिल्कुल दरारें नहीं पड़ती। वंडर सीमेंट, जब भी आए भला कर जाए। ओए, ये कोरोना कब जाएगा? क्या पता, डिग्री मिलेगी क्या पता, नौकरी मिलेगी क्या पता, बड़े बड़े शहरों में करनी थी पढ़ाई, सपने सारे हो गए हैं लापता। ओ मेरे टॉपर्स, बड़े शहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अपग्रेड लाया है बैचलर्स डिग्रीज इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज से ऑनलाइन इंटर्नशिप और प्लेसमेंट सपोर्ट के साथ। upgrad.com। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही।
एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, सबको होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली चर्म रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी, जो पुराना वही बेहतर है। जालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड पीडीओ से। जालिम लोशन। समझ गए सब? गुड, वेरी गुड। एक बार फिर करेंगे। भूकंप आते ही खुली जगह में जाओ, ना जा पाए तो पहले झुको, सर को ढको, किसी चीज को मजबूती से पकड़ो या किसी कोने में सर ढककर खड़े हो जाओ। आप भी भूकंप से बचना सीखिए। तैयारी में है समझदारी, आपके हित में तत्पर एनडीए में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देश के शिक्षण समुदाय को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही पीएम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की पहली वर्षगांठ पर कई महत्वपूर्ण पहल को भी लॉन्च करने जा रहे हैं। एनईपी 2020 के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में ये पहल एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत सुधारों के 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर में शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में नीति निर्माताओं, विद्यार्थियों और शिक्षकों को संबोधित करेंगे। पीएम इस दौरान शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी कई पहल की भी शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यक्रम में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का शुभारंभ करेंगे, जो उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों के लिए कई प्रवेश और निकास का विकल्प प्रदान करेगा। इसके साथ ही क्षेत्रीय भाषाओं में प्रथम वर्ष के इंजीनियरिंग कार्यक्रम और उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए दिशा निर्देश भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की जाने वाली पहलों में ग्रेड 1 के विद्यार्थियों के लिए 3 महीने का नाट्य आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल विद्या प्रवेश, माध्यमिक स्तर पर एक विषय के रूप में भारतीय सांकेतिक भाषा, NISHTHA 2.0, NCERT द्वारा डिजाइन किया गया शिक्षक प्रशिक्षण का एक एकीकृत कार्यक्रम, सफल यानी सीखने के स्तर के विश्लेषण के लिए संरचित मूल्यांकन, सीबीएसई स्कूलों में ग्रेड 3, 5 और 8 के लिए एक योग्यता आधारित मूल्यांकन ढांचा और पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समर्पित एक वेबसाइट भी शामिल है। इसके अलावा ये कार्यक्रम राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा यानी NDEAR और राष्ट्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी फोरम के शुभारंभ का भी साक्षी बनेगा। ये सारी पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे शिक्षा क्षेत्र को अधिक जीवंत और सुगम बनाने में मदद मिलेगी। एनईपी 2020 सीखने के परिदृश्य को बदलने वाला, शिक्षा को समग्र बनाने और एक आत्मनिर्भर भारत के लिए मजबूत नींव बनाने के लिए मार्गदर्शक के रूप में है। ये 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है और 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी 1986 की जगह लेती है। सबके लिए आसान पहुंच, इक्विटी, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेही के आधारभूत स्तंभों पर निर्मित ये नई शिक्षा नीति सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 के अनुकूल है और इसका उद्देश्य 21वीं सदी की जरूरतों के अनुकूल स्कूल और कॉलेज की शिक्षा को अधिक समग्र, लचीला बनाते हुए भारत को एक ज्ञान आधारित जीवंत समाज और ज्ञान की वैश्विक महाशक्ति में बदलना और प्रत्येक विद्यार्थियों में निहित अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना है। गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने पद संभाल लिया है। पहले ही दिन उन्होंने पुलिस के सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि दिल्ली वासियों की सेवा और क्राइम पर कंट्रोल पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। अपने पहले इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस का एक शानदार इतिहास रहा है और पूरी पुलिस फोर्स इस इतिहास को बरकरार रखेगी। नए पुलिस आयुक्त से खास बात की हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने। चारा घोटाला हो या फिर अहमदाबाद के ब्लास्ट या फिर आसाराम का केस हो या सुशांत सिंह राजपूत का मामला, इनके पीछे एक ही नाम आता है, वो है राकेश अस्थाना। और इस समय राकेश अस्थाना को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है दिल्ली पुलिस के आयुक्त की। इस समय खुद हमारे साथ दिल्ली पुलिस के आयुक्त राकेश अस्थाना जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बधाई इस पद के लिए। थैंक यू वेरी मच। किस तरह के सर चैलेंज रहेंगे आपके, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी है दिल्ली पुलिस की और आपका जिस तरह का सफ़र रहा है, किन किन चीज़ों पर आप फोकस करेंगे सर? दिल्ली पुलिस का कमिश्नर होने के नाते सबसे बड़ी जो जवाबदारी है वो दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की होती है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो भी क्राइम होता है उसे प्रिवेंट करना, अगर क्राइम हो जाता है तो उसको इन्वेस्टिगेट करना, डिटेक्ट करना और जो क्रिमिनल्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना, ये बेसिक पुलिसिंग का काम है। अगर ये बढ़िया से होगा तो लॉ एंड ऑर्डर अपने आप मेंटेन रहेगा।
आप दिल्ली में रहते हुए सर आपने देखा भी होगा कि दिल्ली में किस तरह की चुनौतियां हैं, किस तरह की परेशानियां हैं, जिनको जल्द से जल्द सॉल्व करने की ज़रूरत भी है। आम लोगों को जो सुविधा है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो क्या क्या चीज़ें आपने कह सकते हैं कि पॉइंट ऑफ की हैं कि भाई ये चीज़ हैं जिन पे तेज़ी से काम होना चाहिए? एक तो सबसे बड़ी बात है जो आम आदमी इफ़ेक्टेड होता है डे टू डे क्राइम से, उससे उसको किस तरह से छुटकारा मिले उसके बारे में स्ट्रैटेजी बनाना। दूसरा जो कि दिल्ली अपने देश की राजधानी है और इसमें इनफैक्ट पूरे देश से लोग आके रहते हैं। यहाँ राजधानी है तो काफ़ी VVIPs भी रहते हैं, फॉरेन डिप्लोमेट्स भी रहते हैं, तो उनकी सिक्योरिटी का किस तरह से स्ट्रैटेजाइज्ड होना चाहिए। स्पेशल जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मान लीजिए अभी फार्मर्स एजिटेशन चल रहा है, या इसी तरह की दूसरी जो इश्यूज़ होती हैं स्पेशल, उनको कैसे टैकल करना चाहिए। कोरोना काल में सर टेक्नोलॉजी का भी एक बड़ा कह सकते हैं कि रोल है, तो दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट में टेक्नोलॉजी का रोल किस तरह का रहेगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस लगातार टेक्नोलॉजी से अपने आप को जोड़ती रही है। आने वाला समय टेक्नोलॉजी का है, अभी भी है, और बगैर टेक्नोलॉजी के हम आने वाले समय में क्राइम को हैंडल नहीं कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी का उपयोग पुलिस को करना पड़ेगा, बड़े पैमाने पे करना पड़ेगा। चलिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ दिल्ली के पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना जी, जिनका कहना है कि दिल्ली पुलिस तकनीक का भी प्रयोग करेगी और इसके साथ साथ ही उन तमाम समस्याओं को हल करेगी जिससे दिल्ली वासी दो चार होते हैं, और इसके साथ साथ ही तमाम पुलिस के अधिकारियों से लेकर कांस्टेबल तक का उनका यही कहना है कि एकजुट होकर काम करेंगे तो समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द होगा। नीरज सिंह, DD न्यूज़, दिल्ली। अन्य खबरों का रुख करने से पहले यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। तकनीकी सलाह लेकर घर बनाया, इसलिए ये सलामत है, वरना आज ही अपना भूकंप जोन जानिए और किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर से सलाह लीजिए। भूकंप में घर सुरक्षित तो आप सुरक्षित। आपके हित में तत्पर NDMA। देखिए, आपके घर की एक एक दीवार चीख चीख कर कह रही है कि अच्छी सीमेंट क्यों नहीं लगाई। अगर वंडर सीमेंट लगाते तो दीवारें इतनी मजबूत होती कि आपके घर की दीवारों में बिल्कुल दरारें नहीं पड़ती। वंडर सीमेंट, जब भी आए भला कर जाए। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम एक कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है? हमें भी होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली जालिम रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी, जो पुराना वही बेहतर है। जालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड TDO से। जालिम लोशन। क्या आपका फ्लैट भूकंप से सुरक्षित है? नया फ्लैट खरीदते वक्त किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर से सलाह लें। क्या यहाँ सॉइल टेस्टिंग किया गया है? क्या घर नेशनल बिल्डिंग कोड के मुताबिक बना है? याद रहे, घर सुरक्षित तो आप सुरक्षित। आपके हित में तत्पर NDMA।
हर दिन मॉनसून की बारिश की वजह से विभिन्न हादसों की खबरें सामने आ रही हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बुधवार की सुबह बादल फटने की घटना सामने आई, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। लाहौल स्पीति के विभिन्न हिस्सों से भी भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं। वहीं उत्तराखंड के विभिन्न इलाकों में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने हिमाचल और उत्तराखंड में अगले 24 घंटों के लिए भारी से भारी बारिश की संभावना जताई है। देश भर में मानसून के सक्रिय होते ही एक और कई जगहों पर ज्यादा बारिश जनजीवन प्रभावित कर रही है, तो दूसरी ओर प्राकृतिक आपदाओं का भी कहर जारी है। जम्मू कश्मीर हो या हिमाचल प्रदेश, बादल फटने की घटनाओं से जानमाल का नुकसान लगातार हो रहा है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बुधवार की सुबह बादल फटने की घटना सामने आई, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं 30 लोग लापता बताए जा रहे हैं। दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश के लाहौल के उदयपुर में मंगलवार रात को बादल फटने की वजह से एक व्यक्ति के मारे जाने की खबर है और कई लोगों के लापता होने की खबर है। हिमाचल और जे.एंड.के का सवाल है, वहाँ दोनों जगह क्लाउड बर्स्ट का सिचुएशन हुआ है। लाहौल स्पीति में हिमाचल में हुआ है और किश्तवाड़ में जे.एंड.के में हुआ है। अभी भी हम लोग कार्रवाई में लगे हुए हैं। किश्तवाड़ में टीमें नहीं पहुंची हैं, हम लोग जम्मू एयरपोर्ट पर हैं, टीमें जाएंगी और तब तक स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसियां काम कर रही हैं। जम्मू संभाग के किश्तवाड़ जिले के डच्चन व लद्दाख के कारगिल जिले के 2 गांवों में बादल फटने की घटनाओं से उपजे हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पैनी नजर रखे हुए हैं। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में लिखा कि केंद्र सरकार स्थिति पर पैनी नजर रखे हुए है, प्रभावित इलाकों में हर संभव सहयोग दिया जा रहा है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके बताया, मैंने जम्मू कश्मीर के एलजी और डीजीपी से बात की है। एसडीआरएफ, सेना और स्थानीय प्रशासन बचाव कार्य में लगा हुआ है। अधिक से अधिक लोगों की जान बचाना हमारी प्राथमिकता है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में होंजार दच्चन क्षेत्र में भारी बारिश और बादल फटने के कारण अचानक बाढ़ आ गई थी। कई नाले उफान पर आ गए। 6 से 8 घरों को काफी नुकसान भी पहुंचा। सुदूर इलाका होने की वजह से राहत और बचाव कार्य में शुरुआत में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कैजुअलिटीज भी काफ़ी हैं। 6 लोगों की डेड बॉडीज रिकवर हो गई हैं और अभी तक कोई 30 से ऊपर मिसिंग है। लाहौल स्पीति के विभिन्न हिस्सों में भूस्खलन की भी घटनाएं सामने आई हैं, जिससे सड़कों पर यातायात ठप पड़ गया है। वहीं हिमाचल के एक और जिले कुल्लू में भी बारिश का कहर दिखा दिया और कुल्लू में पार्वती नदी की सहायक ब्रह्मगंगा में बुधवार सुबह अचानक जलस्तर बढ़ गया, जिससे 2 से 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने राहत और बचाव कार्य चलाया और पर्यटकों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। कांगड़ा, मंडी, बिलासपुर और सिरमौर सहित 4 जिलों के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। शिमला मौसम विभाग ने भूस्खलन की चेतावनी जारी की है और लोगों को नदी नालों से दूर रहने की हिदायत दी गई है। राज्य में अलग अलग घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई है और 13 लोग लापता हैं। इसमें अभी तक जो हमको जो जानकारी मिली है कि 2 डेड बॉडीज वहाँ पर रिकवर हुई है और एक जो आदमी है जो घायल है उसको रेफर किया है वहाँ पर हॉस्पिटल के लिए। और जो आशंका की अभी तक उसको कंफर्मेशन उसमें होनी है, 8 लोगों की बहने की जो है उसमें जो है आशंका उसमें व्यक्त की जा रही है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल के अलावा उत्तराखंड के विभिन्न इलाकों में भी तेज बारिश का दौर जारी रहा। बीती रात से राज्य में जारी बारिश की वजह से उत्तरकाशी सहित देहरादून तक नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। वहीं ऋषिकेश में भारी बारिश की वजह से बरसाती नदी उफान पर रही और कई संपर्क मार्गों पर पानी भर गया। मसूरी के मशहूर कैंपटी फॉल का जलस्तर भी बारिश की वजह से बढ़ गया। गंगा जी का स्तर बहुत बढ़ गया था, जो कि गंगा निकेतन विष्णुलोक टापू को बहुत खतरा है। वहीं देश भर में बारिश की वजह से जगह जगह पानी भर गया है। पटना से लेकर दिल्ली तक शहरों की रफ्तार पानी और सड़कों पर लगे जाम ने थमा दी। गुरुग्राम के कई इलाकों में घरों में भी पानी घुस गया। एज यू कैन सी, जरा सी पानी आई नहीं, 1 घंटे की बारिश में सारा पानी आ गया। सबके नेबर्स में आप देखोगे सबके घर में पानी है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड सहित पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना 30 जुलाई तक जताई है। वहीं हिमाचल और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भारी से भारी बारिश की संभावना अगले 24 घंटों के अंदर जताई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 को लेकर धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुलाकात की। महामारी के खिलाफ प्रधानमंत्री ने सबका सहयोग मांगा और कहा कि समाज में जागरूकता फैलाई जाए और टीकाकरण को लेकर जो भी भ्रांतियां हैं उन्हें दूर किया जाए। प्रधानमंत्री ने महामारी के दौरान सभी धार्मिक संस्थाओं द्वारा
जाति धर्म के भेद से ऊपर उठकर की गई मदद को एक भारत एक निष्ठ प्रयास का जीता जागता उदाहरण करार दिया। इसके अलावा उन्होंने प्रतिनिधियों से आजादी के 75 वर्ष के उत्सव अमृत महोत्सव में शरीक होने का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस मौके पर भारत में एकजुटता का संदेश प्रसारित करने के लिए आंदोलन के जरिए एक भारत श्रेष्ठ भारत की सच्ची भावना मजबूत होगी। धार्मिक सामाजिक प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने खुद आगे बढ़कर महामारी के खिलाफ जंग की अगुवाई की है और साथ ही संभावित खतरे को टालने के लिए प्रयासरत हैं। और अब खबर कर्नाटक से, जहां कर्नाटक को मिल गया है नया मुख्यमंत्री। बसवराज बोम्मई ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की और उसके बाद उन्होंने अपना कार्यभार भी संभाल लिया। कैबिनेट की बैठक की और अधिकारियों से अहम मसलों पर जानकारी ली। बोम्मई ने एक ईमानदार और जनता के लिए काम करने वाली सरकार का भरोसा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बसवराज बोम्मई को बधाई दी है। और इसी के साथ बसवराज बोम्मई बुधवार को कर्नाटका के नए मुख्यमंत्री बन गए। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने राजभवन में उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और जी किशन रेड्डी समेत कई अन्य नेता मौजूद रहे। 61 वर्षीय बोम्मई ने अकेले शपथ ली। बाद में बोम्मई ने कहा कि वो जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने अपना कार्यभार संभाला। कार्यभार संभालने से पहले उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय में पूजा भी की। बाद में उन्होंने कैबिनेट की बैठक ली और अधिकारियों से तमाम अहम मसलों पर जानकारी ली। बोम्मई ने एक प्रभावी, ईमानदार और जनता के लिए काम करने वाली सरकार का भरोसा दिया और कहा कि वो सभी को साथ लेकर चलेंगे। मैं इस जिम्मेदारी को मैं एक हॉनेस्टली प्रामाणिक तौर से निभाने के लिए मेरा सर्वशक्ति इसमें लगाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बसवराज बोम्मई को कर्नाटका के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी। ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा, बसवराज बोम्मई को कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई। वो अपने साथ समृद्ध विधायी और प्रशासनिक अनुभव लाए हैं। मुझे विश्वास है कि वो राज्य में हमारी सरकार द्वारा किए गए असाधारण कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। फलदायक कार्यालय के लिए शुभकामनाएं। कर्नाटक में भाजपा के विधायक दल ने मंगलवार शाम को बोम्मई को अपना नया नेता चुना था। दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री एसआर बोम्मई के बेटे बोम्मई उत्तर कर्नाटक से लिंगायत समुदाय के नेता है और पिछली येदियुरप्पा सरकार में वो गृह मामलों, कानून, संसदीय मामलों और विधायी मामलों के मंत्री थे। बोम्मई हावेरी जिले में शिग्गांव से 3 बार के विधायक हैं तथा 2 बार वो पार्षद रहे हैं। 2008 में वो बीजेपी में शामिल हुए थे। येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने पर महीनों से लगाई जा रही अटकलों को विराम देते हुए सोमवार को इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इस्तीफा ऐसे दिन दिया जब उनकी सरकार को 2 साल पूरे हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की प्रशंसा की है। पीएम ने ट्विटर पर लिखा, कर्नाटक के विकास और वहां पार्टी को मजबूती प्रदान करने में उनके विशाल योगदान का वर्णन करने के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। दशकों तक उन्होंने कड़ी मेहनत की, कर्नाटक के सभी इलाकों का दौरा किया और लोगों के साथ आत्मीय संबंध बनाए। समाज कल्याण को लेकर उनकी प्रतिबद्धता की सभी प्रशंसा करते हैं। येदियुरप्पा कर्नाटक में बीजेपी के सबसे बड़े और कद्दावर नेता हैं और उन्होंने दक्षिण में बीजेपी की सरकार बनाने में सबसे अहम भूमिका अदा की है। बेंगलुरु से आयशा खानम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय गृह सचिव ने असम और मिजोरम के मुख्य सचिवों और डीजीपी के साथ बैठक की। करीब 2 घंटे तक चली बैठक के दौरान दोनों राज्य सीमा मुद्दों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के लिए सहमत हुए। तय ये भी हुआ कि असम मिजोरम सीमा क्षेत्र पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 306 से लगे क्षेत्र में सीआरपीएफ की तैनाती होगी। और अब देश की अन्य बड़ी खबरों पर डाल लेते हैं एक नजर। केंद्र सरकार ने भारतीय और साथ ही वैश्विक उद्योग को पूरा करने के लिए भारत में विश्व स्तरीय प्रतिभा पूल बनाने के लिए एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये बात कही।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान में हिस्सा लिया। उन्होंने कोरोना महामारी काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। साथ ही उन्होंने आने वाले खतरे के मद्देनजर भाजपा कार्यकर्ताओं से लोगों के बीच जाकर सेवा में जुटने का आह्वान किया। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में सड़क हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब हरियाणा से बिहार जा रही राम सनेही घाट थाना क्षेत्र के लखनऊ अयोध्या नेशनल हाईवे पर रोड किनारे खड़ी थी और एक तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर खेद जताया और मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने को कहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड-19 से जुड़े मौजूदा दिशा निर्देशों को 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। बुधवार को जारी निर्देश में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखकर कहा है कि कोविड के मामलों में कमी जरूर आई है, लेकिन अभी भी सक्रिय मामले अधिक हैं। और न्यूज नाइट में फिलहाल यहाँ वक्त एक ब्रेक का। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। देखिए, आपके घर की एक एक दीवार चीख चीख कर कह रही है कि अच्छी सीमेंट क्यों नहीं लगाई। अगर वंडर सीमेंट लगाते तो दीवारें इतनी मजबूत होती कि आपके घर की दीवारों में बिल्कुल दरारें नहीं पड़ती। वंडर सीमेंट, जब भी आए भला कर जाए। मकान बनाते समय लापरवाही भूकंप में महंगी पड़ सकती है। भूकंप से ईंट या पत्थर की चुनाई वाले मकान में दरारें न आए, इसलिए आप लिंटल और प्लिंथ लेवल पर और जोन 5 के मकान में सिल लेवल पर भी भूकंप पट्टियां लगवाएं। हर कोने और जोड़ पर खड़े सरिये लगवाएं। घर सुरक्षित तो आप सुरक्षित। आपके हित में तत्पर NDMA। ओए, ये कोरोना कब जाएगा? क्या पता, डिग्री मिलेगी क्या पता, नौकरी मिलेगी क्या पता। बड़े बड़े शहरों में करनी थी पढ़ाई, सपने सारे हो गए हैं आप पता। ओ मेरे टॉपर्स, बड़े शहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अपग्रेड लाया है बैचलर्स डिग्रीज इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज से ऑनलाइन इंटर्नशिप और प्लेसमेंट सपोर्ट के साथ। upgrad.com। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, सबको होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली जालिम रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी, जो पुराना वही बेहतर है। जालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड TDO से। जालिम लोशन। और ब्रेक के बाद बात ओलंपिक्स की। आज का दिन ओलंपिक खेलों में भारत की बेटियों के नाम रहा। भारत की तीरंदाज दीपिका कुमारी जहां क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने में कामयाब रही। भारत की महिला तीरंदाज दीपिका कुमारी ने एकल वर्ग में क्वार्टर फाइनल में स्थान बना लिया है। राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में उनका सामना अमेरिका की जेनिफर फर्नांडिस के साथ था। इस मुकाबले को दीपिका ने 6-4 से अपने नाम करते हुए क्वार्टर फाइनल में अपना स्थान पक्का किया। इससे पहले दिन के पहले मुकाबले में दीपिका ने भूटान की कर्मा को 6-0 से हराया था। तो अच्छी खबरें आ रही हैं टोक्यो ओलंपिक से और उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में पदक तालिका में भारत के हिस्से में आएंगे और भी पदक। इसी के साथ न्यूज नाइट में आज बस इतना ही। नमस्कार। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट, जब भी आए भला कर जाए।